दूसरे की मॉडर्निटी की नकल करके हम कभी मॉडर्न नहीं हो सकते। किसी दूसरे की बिल्डिंग्स की नकल करके हम कभी भी दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। मुझे एक व्यापक चीज की चिंता है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, राजनीति देखता हूं, लेकिन राजनीति वैक्यूम में नहीं होती। राजनीति विचार पे होती है, विचार संस्कृति से बनता है और संस्कृति संस्कार से बनती है। और मुझे लगता है कि हमारी आंखों के सामने कुछ है जो बिगड़ रहा है। ये जो फिल्म का आपने जिक्र किया, मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैंने सिर्फ रिव्यूज पढ़े हैं। मैंने देखी। आपने देखी, आप बता रहे थे आपका अनुभव क्या है। तो रिव्यूज पढ़ के तो मेरी हिम्मत नहीं बन रही कि मैं फिल्म को देखूं, और मैं पैसा दे के ऐसी चीज देखूं ये मेरा मन नहीं करता। कोई मुझे पैसा दे के दिखाए तो मैं सोचूंगा इसके बारे में। मगर ज्यादा गंभीर बात क्या है, देखिए ये चीजें वैक्यूम में नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई फिल्म बन जाती है। अगर अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन होते हैं तो उस समय 1970s में इस देश में कुछ हो रहा है। ये देश का एक सपना टूट रहा था, और एक एंग्री यंग मैन और एक सड़क पे चलते हुए लोगों को अपने आक्रोश, जो उनके सीने में आक्रोश था, उसको वो स्क्रीन पे देखना चाहते थे। आज इस देश में क्या हो रहा है, ये जो फिल्में हैं वैसे नहीं बन रही हैं, कुछ है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। माफ कीजिएगा चीजों जिक्र करने का, लेकिन मैंने कहा मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मेरे को जो दिखता है मैं बोलता हूं। फिलिस्तीन में हजारों लोग रोज मारे जा रहे हैं। जेनोसाइड और क्या होता है? जेनोसाइड हो रहा है और ये गांधी का देश चुप बैठा है, चुप नहीं बैठा, तालियां बजा रहा है इसके ऊपर। तब आपको ऐसी फिल्म, जिस समाज में ये हो जाता है ना, तब आपको ऐसी फिल्म देखने को मिलती है। सब तरफ कुछ है, लिंचिंग होती है, हम खबर पढ़ते हैं। मैं भी आजकल पेज पलट देता हूं, अच्छा नेक्स्ट, चलो ये तो डेली चीज है, कुछ नेक्स्ट बात देखो। तो कुछ देखिए, आज से 50-60 साल पहले भारत एक ज्यादा गरीब देश था। हमारे पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन दुनिया में जब भारत खड़ा होके बोलता था, लोग सुनते थे, अच्छा क्या बोल रहे हैं ये लोग। आज हमारे पास पैसा है, आज हमारे पास ताकत है, आज हमारी बहुत बड़ी शेयर मार्केट है, लेकिन हमारी आवाज छोटी हो गई है। ये मुझे महसूस होता है, और इसका मुझे डर लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ। एक और जितना ऊंचा हम अपनी संस्कृति के बारे में बोलते हैं, उतना ही कम हम अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं। जितना हल्ला होता है मेरा भारत महान, भारत शब्द का अर्थ नहीं पता, ये भारतवर्ष क्या है। मेरे को 10 दिन पहले किसी ऐसे ही चर्चा पे कोई सज्जन मिल गए, वो मेरा भारत महान वाले थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया भारतवर्ष क्यों कहते हैं हम भारत की बजाय। उनके पास उत्तर नहीं था। तो जितना हम जो एक सांस्कृतिक गिरावट में नहीं कहूंगा, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ प्रतिरोध भी हो रहा है, और बहुत नई चीजें आ रही हैं। और आज क्या हो गया है, टीवी पे बैठ के पड़ोसियों को गाली देना, ये राष्ट्रभक्ति बन गई है। तो समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉटन जो हो रहा है। आर्ट फॉर्म के लिए, जैसे कि सफदर हाशमी को उस जमाने में मारा गया था, या कवि पाश को गोली मारी गई थी, ऐसे उदाहरण कई हैं। तो आज के जमाने में सबसे ज्यादा खतरनाक एक संघर्ष है कि जिसके लिए हमें अपनी कला की या प्रेरणा को छोड़कर और बहुत चीजों को सोचना पड़ता है। क्या ये आपको लगता है कि ये दौर है और ये भयानक दौर है? जयेश दर्बी कलेक्शन कॉटन, लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सुटिंग शर्टिंगसाठी जयेश दर्बी कलेक्शन, 7 रस्ता मोदी, पंकाविहिरी जवळ, सोलापूर। जब इमरजेंसी लगी थी 1975-77 में, मैं बच्चा था, 13-14 साल का था। इतना बड़ा नहीं था कि कुछ कर सकूं, इतना छोटा भी नहीं था कि कुछ देख ना सकूं। छोटे से शहर में रहता था, शोलापुर से भी बहुत छोटा था वो शहर, श्रीगंगानगर राजस्थान का।
मैंने सेंसरशिप देखी है। एक सेंसरशिप वो होती थी जो न्यूज़पेपर में होती थी, लेकिन उन दिनों थोड़ा शालीनता थी। न्यूज़पेपर को अगर बता दिया जाता था आप वो चीज़ नहीं लिख सकते, तो वो कॉलम खाली छोड़ देता था। मुझे पता था कि न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, सेंसर्ड न्यूज़पेपर है, वो भी कहते थे सेंसर्ड है। आजकल शायद ज़्यादा दिक्कत की बात है। मैंने दूसरी सेंसरशिप देखी है। मेरे पिताजी कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थे, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, लेकिन जो आंख से देखते थे वो बोलने की आदत थी। वो शायद थोड़ी आदत मुझे भी लग गई है। तो वो अपने कॉलेज में जहाँ थोड़ी सी जगह होती थी, कुछ बोलते थे कि ये तो सच नहीं बता रहे लोग, सरकार सच नहीं बोल रही है, ऐसी बातें वो मंच से बोल देते थे। तो मुझे ध्यान है कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स एक दिन हमारे घर आए। वो कहने को राजस्थान है लेकिन दरअसल पंजाबी इलाका है। तो मेरी माँ को बैठ के बोले, परजाई जी, परजाई भाभी को बोलते हैं पंजाबी में, परजाई जी इनका तो कुछ नहीं जाएगा, प्रोफेसर साहब ये ना अंदर हो जाएंगे किसी दिन, आप इनको जरा बोल दो कि थोड़ा बोलने की क्या जरूरत है, जो बातें अपने मन में रखा करें, बोलते क्यों हैं, अपनी डायरी में लिख लिया करें, बाहर क्यों बोलते हैं जाके। मैंने वो जमाना देखा है। कविता लिखी। आज का जमाना अगर उसकी तुलना में देखें तो मुझे कई चीज लगती है। एक तो सेंसरशिप है जो आप कह रहे हैं, जो दूसरी सेंसरशिप है कि आप लिखने में, बोलने में कई लेयर्स हैं सेंसरशिप की। एक तो वो जो इस देश के बारे में, भारत के बारे में पूरी दुनिया के अखबार जो लिख रहे हैं वो भारत के न्यूज़पेपर में नहीं छप रहा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, अडानी का एक्सपोजे होता है, ये फाइनेंशियल टाइम्स के फ्रंट पेज पे है, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे है, इंडिया के न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे नहीं है। एक तो ये सेंसरशिप है। अब ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं है, शायद कहीं मैसेज नहीं गया था। जब इसके बारे में मैं पूछता हूं, आप बेहतर जानते हैं, मैं न्यूज़पेपर एडिटर्स से पूछता हूं कि क्या हुआ, तो पता लगता है रोज शाम को 7-8 बजे कोई उनको फोन करता है और नेगोशिएशन होता है। हम सोचते हैं ना न्यूज़पेपर में कुछ छप के आया जो न्यूज़ होगी, न्यूज़ नहीं आती है। शाम को नेगोशिएशन होता है न्यूज़पेपर के एडिटर में और फोन लाइन के दूसरी तरफ कोई और होता है। नहीं इसको फ्रंट पेज पे क्यों ले रहे हो, नहीं इस न्यूज़ को पीछे ले लीजिए, नहीं देखिए ये वाला फोटोग्राफ आज यूज नहीं करना है। बाकायदा रोज नेगोशिएशंस होते हैं, ये रियलिटी है। हमारे ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। हम सब न्यूज़पेपर सुबह उठाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई एडिटर है जिसने तय किया है। ये सच नहीं है, कोई और है जिसने एडिटर को बताया है। तो एक तो ये लेवल है, बिल्कुल ऑब्वियस किस्म का लेवल। उसके नीचे का लेवल वो है जो आप जिक्र कर रहे थे, जहां लिखने, पढ़ने, बोलने से पहले हम खुद सोचते हैं ये लिखूं, यार पंगा हो जाएगा, छोड़ो इसको, ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं। अच्छा ये लिख दिया तो पूरा मेरे पीछे ट्रोल्स पड़ जाएंगे। तो ये जो एक सेकंड लेवल की सेंसरशिप कहिए या इसे कोई एक हमारी सोचने पे जो बंदिश है वो है। एक तीसरी चीज भी है जो शायद उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। चूंकि हम विचारों की दुनिया की बात कर रहे हैं, वो बंदिश है जो अंदर से आती है, किसी बाहर के उससे नहीं आ रही है। अंदर के खोखलेपन से आई हुई जो बंदिश है, वो मुझे एक व्यक्ति जो लिखता है, पढ़ता है, उस नाते मुझे ये सबसे गहरी बंदिश महसूस हो, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन महसूस होती है। मैं मराठी के बारे में कह नहीं सकता, मैं 2-3 चीज कहना चाह रहा था। मुझे महसूस होता है कि 1947 में जब हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, उसके बाद से मतलब हम एक पॉलिटिकल गुलामी से मुक्त हो गए और उसके बाद कल्चरल गुलामी हमने बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर ली, कम से कम आइडियाज में। मैं आपकी शिल्प को नहीं जानता हूं, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो किताबें पढ़ता हूं, विचार पढ़ता हूं। मगर मुझे महसूस होता है विचार की दुनिया में
आज कहीं ज्यादा गुलामी है आज से 75 साल पहले की तुलना में। पहले हम गुलाम थे, हमें पता था हम गुलाम हैं और उसके खिलाफ कुछ कशमकश करते थे, झगड़ा करते थे, उससे मुक्त होने की कोशिश करते थे। आज हम उस वैचारिक गुलामी को सहज सहर्ष स्वीकार करते हैं, गले लगाते हैं, उसको अपना बताते हैं। और उस वैचारिक गुलामी के दो स्वरूप मुझे दिखाई देते हैं और दोनों ही इक्वली खतरनाक हैं इस वक्त। एक जो मैं यूनिवर्सिटीज में देखता हूं, जो चीजें मैं पढ़ता हूं उसमें देखता हूं कि हमारे सोच में, मतलब हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में आज से 5 साल बाद क्या पढ़ाया जाएगा मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ शिकागो यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना है, मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का देखना है। वहां जो पढ़ाया जाएगा उसकी नकल 5-7 साल बाद हम करेंगे, ये मैं जानता हूं। ये जो एक वैचारिक नकल है जो कहता है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी भी 5000 साल पहले कर ली थी, हमने सब कुछ कर लिया था, तो मैं अपने आप को इन दोनों चीजों से घिरा हुआ पाता हूं। दो तरह की गुलामी, सेंसरशिप नहीं है शायद ये, दो तरह की वैचारिक गुलामी, दो तरह की मूर्खता, दो तरह का फूहड़पन। और मुझे लगता है कि जब तक हम इन दोनों से मुक्त होके अपना रास्ता नहीं निकाल पाएंगे तब तक विचार की दुनिया में मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता। आज से 100 वर्ष पहले एक बंगाली फिलोसोफर थे केसी भट्टाचार्य, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य। उन्होंने बहुत सुंदर एक भाषण दिया था, बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं। वो भाषण था स्वराज इन आइडियाज। तो वो कहते ये 1929 में शायद दिया था उन्होंने लेक्चर। उन्होंने कहा देखो देश को आजादी मिल जाएगी, आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन विचारों में आजादी हमें कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? जो विचारों की गुलामी है, स्वराज इन आइडियाज, क्या होगा, कैसा होगा, वो एक सवाल है जो मुझे लगता है कि हमें पूछना चाहिए। पिछले 75 साल से हमने इस सवाल के साथ न्याय नहीं किया है, लेकिन मुझे यकीन है हमसे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस सवाल को देखेगी, और उस सवाल को जिस दिन हम गंभीरता से उत्तर देना शुरू करेंगे उस दिन हम इस देश में जो दोनों तरह की बीमारियां हैं, और ये बीमारी सिर्फ विचार की नहीं है, ये दोनों राजनीति की बीमारियां भी हैं इस वक्त इस देश में, दोनों से हम मुक्ति पा सकते हैं। विवेकानंद शिकागो में जो बोलते हैं, जिसके बारे में हर भारतीय को अभिमान है, मैं कहता हूं आप सिर्फ विवेकानंद ने जो कहा था उसका पहला पैरा पढ़ लीजिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विवेकानंद क्या कहते हैं? वो एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजन्स हो रही है, हर कोई आके कह रहा है मेरा धर्म महान, मेरा धर्म महान, और विवेकानंद कहते हैं कि हिंदू धर्म में मुझे हिंदू होने में गर्व है, क्योंकि हिंदू धर्म बाकी सब धर्मों के सत्य को स्वीकार करता है। ये ओपनिंग लाइन है, ये हम पढ़ते नहीं है और पता नहीं क्या कर रहे हैं इन चीजों के बारे में। तो ये एक तरह से वो जो आपने बताया, एक बात मैं सिर्फ गुरु, विश्व गुरु के बारे में कहूं, कहिए ना, वो ये है, मैं उन्हीं के लिए सुनने के लिए आतुर हूं। कोई गुरु खड़ा होके स्टेज पे ये नहीं कहता मैं गुरु हूं, दुनिया आके कहती है आप गुरु, और वो सर झुकाता। तो जिसको खड़ा होके बोलना पड़े मैं गुरु हूं, वो और कुछ भी हो सकता है, गुरु तो नहीं। और ये हमारे सांस्कृतिक पतन की निशानी है, अगर ये कहना पड़े। किसी गांधी को खड़े होके बोलना नहीं पड़ता था कि मैं दुनिया की नैतिकता का रक्षक हूं, लेकिन वो गांधी फिलिस्तीन के बारे में एक पंक्ति बोलता था और आज भी दुनिया उसको याद रखती है। गांधी ने सिर्फ इतना कहा था, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है,
ठीक उसी तरह जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जैसे जर्मनी जर्मन्स का है। एक पंक्ति बोली थी गांधी ने, दुनिया ने खड़े होकर सुना था। किसी गांधी को कहना नहीं पड़ा था कि मैं गुरु हूं। जिथे संपदेला असे थोर मान, जणू वैभवाचे सजे शिल्प छान। सुवर्णाची या ग्राहका नम्र राहे, असे सर्व भूमंडळी एक आहे। गणेश रामचंद्र आपटे, मंगळवार पेठ आणि लकी चौक, आणि आता नव्या अलंकारांसह नवे दालन, रामकुटी 7 रस्ता सोलापूर। गणेश रामचंद्र आपटे। एक और चीज जिसके बारे में मुझे चिंता होती है, माफ कीजिए इतनी सुंदर बातों के बीच में मैं बार बार चिंताएं बताए जा रहा हूं। शायद राजनेता होने का, राजनीतिक कार्यकर्ता होने का ये बिल्कुल श्राप है, लेकिन भाषाओं को लेके मुझे बहुत चिंता होती है। मैं मराठी नहीं जानता, सिर्फ इतना देख पाता हूं कि वो, क्योंकि मैं लिपि पहचान सकता हूं मराठी की, तो मैं इतना देखता हूं कि आपकी कैलीग्राफी जो है वो हिंदी से बहुत सुपीरियर किस्म की है। भाषा की क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता, मगर जो मतलब विश्व गुरु वगैरह से इसलिए जुड़ा हुआ है कि आप किसी दूसरे, देखिए एक बुनियादी बात मैं कहूं, मॉडर्निटी कभी भी किसी की नकल करके नहीं आती है। यूरोप मॉडर्न इसलिए नहीं बना, यूरोपियन मॉडर्निटी जो दुनिया की पराकाष्ठा में से एक है, यूरोप मॉडर्न इसलिए नहीं बना कि उसने किसी और की नकल की थी। साइड पे देख के किसी की नकल करके कोई मॉडर्न नहीं बनता। मॉडर्न तब बनते हैं जब आप कहते हैं कि दुनिया में किसी ने शायद ये स्थिति फेस नहीं की थी, और मैं इसका एक जवाब दूंगा। मुझे परवाह नहीं है आज तक दुनिया ने ऐसे किसी ने सोचा है कि नहीं। वो मॉडर्निटी हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ मॉडर्न कहते हैं अपने आप को, वो दरअसल नकल कर रहे हैं किसी दूसरे की मॉडर्निटी की। दूसरे की मॉडर्निटी की नकल करके हम कभी मॉडर्न नहीं हो सकते, और किसी दूसरे की बिल्डिंग्स की नकल करके हम कभी भी दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। मुझे आज की हमारी बड़ी बड़ी जो बोस्ट हिंदुस्तान अपने बारे में, इंडिया, हम बड़े बड़े अपने बारे में जो छाती ठोक के क्लेम्स करते हैं, उसमें मुझे कुछ अपना नजर नहीं आता, मुझे बहुत नकल नजर आती है। और इसलिए, और भाषा की जो बात मैं कह रहा था, मेरी चिंता ये है कि हम अपने बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और हमारी भाषाएं सिमटती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं। भाषाओं को सुनने वाले लोग बहुत हैं, सिनेमा काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन जो उन भाषाओं में चिंतन मनन वो कम हो रहा है, कम से कम मुझे हिंदी में महसूस होता है। और अगर उसे जांचना है तो उसका एक सिंपल पैमाना है, बच्चों का साहित्य। मुझे बच्चों की किताबों में बहुत दिलचस्पी रही है, और मैं उसे एक बैरोमीटर की तरह यूज करता हूं कि वो सिविलाइजेशन कितनी आगे बढ़ रही है। और अगर बच्चों की किताबों को, भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए लिखी गई किताबों को एक पैमाना माने, तो हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं। हम एक बस आखिरी बात जोड़ दूं, मैंने अपने बच्चों को बड़ा कोशिश की कि हिंदी में पढ़ाऊं, हिंदी में किताबें पढ़ी, हिंदी में कहानियां सुनाई, उनके लिए हर तरह की हिंदी में कहानियां जुटाई, सब कुछ किया। जब तक वो 5-6 साल के हुए तब तक काम चल गया, 7-8 साल तक भी चल गया, उनको किताबें मैंने दी। फिर हैरी पॉटर आ गया और मैं हार गया। ये बहुत ट्रेजेडी की बात है। हमारे पास हैरी पॉटर का मुकाबला करने के लिए मेरी भाषा में कुछ नहीं है जो बच्चे को हुक कर सके। और बच्चों की किताबों को सभ्यता के एडवांसमेंट के पैमाने की तरह यूज करना चाहिए, और वो मराठी में शायद बेहतर होगा, हिंदी में नहीं। सोलापुरातील सर्वात मोठे प्लायवूड, लॅमिनेट्स आणि सॅनिटरी वेअरचे शोरूम लॉर्ड्स प्लायवूड अँड लॅमिनेट्स, सेंचुरी प्लायवूड, ग्रीन प्लायवूड, किट प्लायवूड, विंग वँग प्लायवूड या नामांकित कंपन्यांचे एकमेव डिस्ट्रीब्युटर. लॅमिनेट, कोरियन, स्टोन विनियर, अँडला बेस्टा, चारकोल डिझायनर, ॲक्रेलिक्स डिझायनर लॅमिनेट्स, कोलार या अमेरिकन कंपनीचे एक्सक्लुझिव्ह आणि प्रीमियर रेंजमधील सॅनिटरी वेअर उपलब्ध.
आता पुणे, मुंबई, हैदराबादच्या दरात वरील साहित्य सोलापुरात उपलब्ध. कोणतेही फर्निचर घेण्यापूर्वी एक वेळ शोरूमला अवश्य भेट द्या. लॉर्ड्स प्लायवूड अँड लॅमिनेट्स, WIT कॉलेज समोर, दत्तनगर, सोलापूर. संपर्क नितेश मोहन सचदेव. मोबाईल 9511 87 99 61.